हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी क्लास दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली जा रही है और आपकी बोर्ड के एग्जाम भी 10th और 12th के भी नजदीक आते चले जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके आपकी क्लासेस भी चलाई जा रही है। आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम क्लास 9th के मोशन चैप्टर के गति के समीकरण यानी गति के आइजैक न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए थे। यदि कोई वस्तु गति करती है तो उस गति के कारण उसके जो 3 समीकरण बनते हैं उनके विषय में आज हम बताएंगे और उनको प्रूफ करेंगे कि कैसे ये तीनों गति के समीकरण आते हैं। तो आपको अच्छा शायद लगे और प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास गति के समीकरण से। गति के समीकरण से तो गति के समीकरण यानी आइजैक न्यूटन ने, अगर ध्यान दें तो हमारे आइजैक न्यूटन यानी जो भौतिक विज्ञान के जनक हैं, भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, उन्होंने गति संबंधित 3 समीकरण दिया था। उन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु गति करती है तो गति करने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है और वह त्वरण भिन्न भिन्न बातों पर यानी कई बातों पर निर्भर करता है। तो हमने इसके पहले पढ़ा, चाल पढ़ा, वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा। वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में एकांक समय में जितना विस्थापन तय करती है उसी को हम वेग कहते हैं। उसी के आधार पर क्या होता है? त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर, त्वरण के आधार पर, वेगों के आधार पर ही आइजैक न्यूटन ने गति के 3 समीकरण बताया। मान लिया कि प्रथम समीकरण की बात करते हैं हम यहां पर। प्रथम समीकरण की बात करते हैं। प्रथम समीकरण, तो प्रथम समीकरण की बात करते हैं तो ध्यान समझें। तो आइजैक न्यूटन ने कहा कि माना कोई वस्तु है, कोई वस्तु यानी कोई गतिमान वस्तु जो गति कर रही है। माना कोई गतिमान वस्तु माना कोई गतिमान वस्तु प्रारंभिक अवस्था यानी प्रारंभिक वेग u से, किससे? u से गति करती है, यानी जब प्रारंभिक अवस्था में वो गति करती है तो उसका वेग कितना होता है? u होता है। अब मान लेते हैं t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। उसका वेग v हो जाता है। हमने क्या बताया कि कोई गतिमान वस्तु है, वह प्रारंभिक, मान लिया प्रारंभिक वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है और 10 सेकेंड बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसका वेग 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ, यानी समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन हुआ। तो जो समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन होता है वही हमारा क्या होता है? त्वरण होता है। तो हमने मान लिया कि माना कोई गतिमान वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति करती है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है भैया? त्वरण बराबर हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन बटे
समय अंतराल। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। अब हम वेग परिवर्तन को क्या कहेंगे? वेग परिवर्तन क्या है? मान यानी पहले उसका वेग u था, बाद में v हो गया, तो बदला कि ना, यानी पहले अगर हम मान लें उसका वेग 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, और बाद में उसका कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी वेग में परिवर्तन कितना हुआ? यानी हमने 10 में से 5 को हटा दिया। तो उसी तरह से वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा भैया? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे क्या होता है? समय। यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। और अंतिम वेग यानी अंतिम वेग क्या हमारा? v हो जा रहा है, तो अंतिम वेग v, यानी इसको हम किससे बदल करते हैं? a से, तो a इक्वल टू v माइनस u बटे t। अंतिम वेग हमारा क्या है? v है, प्रारंभिक वेग कितना है? u है, और समय हमारा कितना है? t है। तो हमने रख दिया a इक्वल टू v माइनस u बटे t। अब क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? a में तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा भैया AT इक्वल टू v माइनस u। अभी को हम पक्षांतर कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा हमारा u प्लस AT। क्या हो जाएगा? v इक्वल टू u प्लस AT। ये हमारा क्या हो गया? गति का प्रथम समीकरण होता है। इसको क्या कहते हैं? गति का प्रथम समीकरण। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारा v क्या है। हम चर्चा करते हैं v क्या है हमारा। तो यहां पर क्या है? v इक्वल टू अंतिम वेग। v क्या है हमारा? अंतिम वेग है। u क्या है हमारा? प्रारंभिक वेग। u क्या है हमारा? प्रारंभिक वेग। और a क्या है हमारा? त्वरण है। a क्या भैया? त्वरण है। और t क्या हमारा? समय है। t क्या हमारा? समय है। यानी कहने का मतलब कि इन चार पदों में से, इन यानी v u a t, अगर कोई तीन के मान हमें पता हो तो हम चौथे का मान आसानी से पता कर सकते हैं। यानी अगर इन तीन का मान हमें पता है, चौथा हम पता कर सकते हैं। अब हमने अगर कह दिया विरामावस्था, ध्यान समझिएगा, अगर हमने कहा विरामावस्था से कोई वस्तु चल रही है, किससे चल रही है? विरामावस्था से चल रही है, विरामावस्था से चल रही। अगर हमने जहां कहा विरामावस्था से कोई वस्तु चल रही है तो वहां पर u का मान क्या हो जाता है भैया? हमारा 0 हो जाता है। वहां पर u का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब अगर हमने कह दिया कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, क्या है? गतिमान अवस्था में, यानी गति करते हुए रुक जाती है, यानी कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है और गतिमान होते हुए वह क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो जब रुक जाती है तो उसका मतलब अंतिम वेग उसका हो जाएगा। रुक जाएगी मतलब उसके आगे बढ़ने वाली नहीं है, इसका मतलब अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन हमारी आती है कि यदि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही हो, एक समान वेग से गति कर रही हो, क्या भैया? एक समान वेग से गति कर रही हो। तो जब एक समान वेग से गति करेगी, एक समान वेग से गति करेगी, यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता, यानी जितना u है उतना ही v रहेगा। जब वेग नहीं बदलेगा तो उसमें त्वरण होगा? त्वरण नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि जब उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यानी कहने का मतलब वेग में
परिवर्तन नहीं हुआ, वेग में परिवर्तन क्या हो गया, जीरो, यानी वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और जब v माइनस यू बराबर जीरो हो जाएगा तो a का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने 3 कंडीशन बताया। पहला कंडीशन हमने बताया कि यदि वस्तु विरामावस्था से चल रही है, कहां चल रही है, विरामावस्था से चल रही है, तो u बराबर कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हमने बताया कि गति करते हुए रुक जाती, यानी ब्रेक, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते हुए हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वहां पर v का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हमने बताया यदि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, जब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब v माइनस यू का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी वेग बदल नहीं रहा, 5 किलोमीटर चल रहा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसी चाल से वो लगातार चल रहा, इसका मतलब उसमें त्वरण जीरो होगा, यानी जब v माइनस यू बराबर जीरो हो जाएगा तो a का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने गति के दूसरे समीकरण पर, गति के द्वितीय समीकरण पर हम बात करते हैं। गति के द्वितीय समीकरण की बात करते हैं। गति के द्वितीय समीकरण, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या है, ध्यान समझते हैं। हमने कहा कि कोई वस्तु है यहां से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु ए से प्रारंभ कर रही है और इसका वेग, यहां पर इसका वेग क्या है, u है, यहां पर इसका वेग क्या है, u है। अब ये कर रही है, गति का प्रारंभ कर रही है t समय बाद, कितने समय बाद, t समय बाद, यहां पर यानी बिंदु B पर पहुंचने पर उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, उसका वेग क्या हो जाता है भैया, v हो जाता है। तब हम मान लेते हैं कि माना कोई गतिमान वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति करता है तथा t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है भैया, v हो जाता है, उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, यानी यानी a से चलना प्रारंभ किया, a पर उसका वेग u है, और जब b पर पहुंचा तो उसका वेग कितना हो गया, v हो गया, तो औसत वेग, तो क्या हो जाएगा, औसत वेग, तो हम निकालेंगे औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2। औसत क्या होता है, दोनों वेगों का योग बटे आधा, यानी बटे 2, तो हो जाएगा v प्लस यू बटे 2। अब हम जानते हैं क्या, चाल बराबर यानी वेग बराबर क्या होता है भैया, चूंकि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, वेग बराबर कितना है, दूरी बटे समय। अब हम मान लेते हैं कि माना t समय में यस दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, तय यस दूरी, तो यहां वेग बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय, यानी इसको हम कह सकते हैं औसत वेग, एक तरह से क्या कह सकते हैं भैया, औसत वेग बराबर दूरी बटे समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय।
तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, तो यहां से हम दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बराबर हो जाएगा हमारा औसत वेग, औसत वेग गुणे समय। कितना हो जाएगा, औसत वेग गुणे समय। और ये दूरी हमारी कितनी है, s है। तो औसत वेग यानी s बराबर औसत वेग क्या निकाला हमने, औसत वेग हमने निकाला v प्लस यू, क्या निकाला, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब यहां देखिए हमारा क्या गया, v प्लस यू, और चूंकि v बराबर क्या होता है हम जानते हैं, चूंकि v बराबर क्या होता है भैया, u प्लस ए टी। तो हम v का मान रख दें, तो यहां पर क्या होता है, v का मान, v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, अब जब हम v का मान रख देंगे इस समीकरण में तो क्या हो जाएगा, यस बराबर v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी प्लस, यानी v के स्थान पर हमने क्या रख दिया, u प्लस ए टी और प्लस क्या है, u अपॉन 2 इंटू टी मान रख दिया, यानी v का मान हमने क्या रख दिया, u प्लस ए टी। अब देखिए u ये है और ये भी u है, दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यस बराबर 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब हम अलग अलग कर दें तो यस बराबर इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भैया, 2u अपॉन टी 2 प्लस ए टी बटा 2, अब पूरे गुणे क्या हो जाएगा टी, यानी 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब टी का अंदर हम गुणा कर देते हैं, टी का अंदर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। कौन सा समीकरण भैया, ये हमारा दूसरा समीकरण है, यानी गति का दूसरा समीकरण हमारा है। क्या है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक ना। अब इसमें हम कंडीशन समझते हैं, अब इसमें हम कंडीशन की बात करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन फर्स्ट क्या है, यदि वस्तु विरामावस्था से, यदि वस्तु विरामावस्था से चल रही है, विरामावस्था से चल रही है, क्या भैया, यदि वस्तु विरामावस्था से चल रही है तो जब विरामावस्था से चल रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, u बराबर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, u बराबर 0, यानी यहां पर u रखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। कब, जब वस्तु विरामावस्था से चल रही है तो, क्यों, क्योंकि u का मान 0 हो जाएगा, तो जब 0 में t का गुणा करेंगे हमारा 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, कंडीशन सेकंड हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, कह रहा है कि यदि वस्तु गति करते हुए रुक जाए, क्या हो जाए भैया, यदि वस्तु गति करते हुए रुक जाए, तो अभी हमने बताया था जब रुक जाएगी तो v का मान क्या हो जाएगा, 0। अब रुक रही है तो इसका मतलब कि इस अवस्था में u का मान v से ज्यादा होगा। रुक रही है तो इसका मतलब u का मान क्या होगा, v से ज्यादा, क्यों, क्योंकि v का मान क्या हो गया, 0 हो गया।
और जब u का मान v से ज्यादा होगा तो वहां पर त्वरण क्या हो जाएगा भैया, त्वरण किसमें हो जाएगा, मंदन में हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जब ऋणात्मक हो जाएगा तो यश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। यानी जब वस्तु रुक रही है, गति करते हुए रुक जा रही है, ब्रेक लगाने पर रुक जा रही है, किसी कारणवश रुक जा रही है, तो जब रुक रही है तो इसका मतलब अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और जब अंतिम वेग 0 होगा तो इसका मतलब u का मान 0 से ज्यादा है, यानी u का मान v से क्या है, ज्यादा है। तो उस अवस्था में त्वरण न होकर के वह क्या हो जाता है, मंदन, यानी वह किस में हो जाता है, ऋणात्मक, यानी माइनस में हो जाता है। वह क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तब यश बराबर क्या हो जाएगा हमारा भैया, s इक्वल टू ut प्लस माइनस, सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस हाफ AT स्क्वायर, यानी माइनस 1/2 AT स्क्वायर हो जाएगा। आपको अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो नए इस चैनल पर हैं, नए लोग जो देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको प्रतिदिन नए नए कंटेंट, नए नए तरीकों से आपके पास पहुंचाए जाएंगे और आपको और अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे समीकरण की। अभी हमने क्या पढ़ा कि माइनस यानी त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो जब त्वरण का मान ऋणात्मक हो जाता है तो हम उसको कहते हैं मंदन। मंदन यानी त्वरण का मान क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब हम गति के तृतीय समीकरण की बात करते हैं। गति के तृतीय समीकरण की बात करते हैं। गति के तृतीय समीकरण, तो गति का तृतीय समीकरण करने के लिए क्या करेंगे भैया, क्या करते हैं, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल टू u प्लस AT। क्या है गति का प्रथम समीकरण, v इक्वल टू u प्लस AT। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इन दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो v का स्क्वायर इक्वल टू u प्लस AT का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यहां से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब u का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uAT। कितना हो जाएगा, 2uAT। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पर हम क्या है, AT इसमें भी है, AT इसमें भी है, ठीक है, AT यहां भी है, AT यहां भी है, तो a हम कॉमन लें, यानी दोनों में a है, हम 2a कॉमन ले लेते हैं। 2a कॉमन मतलब 2a से भाग देना। 2a कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, 2a से भाग देना। तो जब 2a कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, AT स्क्वायर बचेगा। अब 2 से भाग दे रहे हैं तो बचे 2, प्लस यहां 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a निकल जाएगा, बचेगा क्या हमारा, ut। क्या बचेगा, ut। तो यहां हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया, हाफ AT स्क्वायर प्लस ut। ये किसका फॉर्मूला है हमारा, गति का द्वितीय समीकरण। कौन सा समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण। यानी इसका मतलब इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम यश लिख सकते हैं,
यानी गति का द्वितीय समीकरण। तो हमने क्या लिख दिया भैया, यहां पर क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा हो जाएगा गति का तृतीय समीकरण। कौन सा समीकरण हो जाएगा, गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये गति के तीनों समीकरण, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, यानी ये तीनों समीकरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे इससे संबंधित सवाल लेकर के, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।